नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत की विदेश नीति को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां पर धूम मचाते हैं। अभी वो ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेने गए हुए हैं। वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व का ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार है। यानी उन्होंने एक तरीके से संकेत दिया है और ये कहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की कतार में सबसे आगे है और बहुत जल्द विश्व गुरु बनकर रहेगा। और इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन होना है G20 का, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और अगले हफ्ते यहाँ पर पूरे विश्व से राष्ट्राध्यक्ष जुटने शुरू हो जाएंगे, जिसके अंदर फ्रांस के, रूस के और अमेरिका के सभी बड़े बड़े राज्य, चीन के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे और वो देखेंगे कि इस प्रकार से भारत तरक्की के रास्ते पर है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, हमारे पैनलिस्ट और जो एक विशेषज्ञ भी हैं विषय के। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हैं दो घटनाएं जो हैं अपने आप में एक अद्भुत घटना है। मतलब हमने आपसे 2 दिन पहले बात की थी चंद्रयान पे, चंद्रयान के साथ साथ ये जो घटनाएं हैं, इनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज मैं समझता हूँ कि भारत का समय और सही समय आ गया है। जो मोदी जी जो बात कहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। आज भारत के लोगों को एक अच्छा नेतृत्व जो 9 साढ़े 9 साल में मिला। पहले के नेतृत्व ने बहुत काम किया। अटल जी के ने तो पाथ ब्रेकिंग काम थे। मनमोहन सिंह जी के टाइम नरसिम्हा राव ने जो सुधार शुरू किए थे। मैं समझूँ सबका आज असर ये है कि भारत की आज आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, जब से परमाणु विस्फोट किया, बंधन लगे, सारे छूटे, जितने हमारे को दबाने की कोशिश की उतना ही भारत उभर के आया। और 2014 के बाद तो फर्राटे मार रहे हैं। G8 हो, कहीं समिट हो, ब्रिक्स है, 5 देश हैं कुल। 5 में रूस भी है, चीन भी है, भारत है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका। और कल मोदी जी गए हैं साउथ अफ्रीका, जहाँ गांधी जी ने एक किस्म से गांधी जी का श्री गणेश वहीं से हुआ था ना, लीडरशिप का। आज वहीं डरबिन है, वो जोहान्सबर्ग है, वहीं पर आप सारी चीज़ें। मोदी जी का कल जो स्वागत हुआ, क्योंकि गुजराती मूल के लोग साउथ अफ्रीका में मेरे हिसाब से कम से कम 7-8 लाख हैं, इसीलिए स्वामीनारायण सबका प्रभाव है। और गांधी जी भी, महात्मा गांधी बनने के लिए जो शुरुआत वहाँ से हुई। ब्रिक्स सम्मेलन, चीन भी शामिल हो और यहाँ छुट भैया क्या बोलते रहते, मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते, मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते, इन चीज़ों पे। अब सब चीज़ों पे मोदी जी नहीं बोलते, मोदी जी बोलते नहीं, करते हैं। अब मोदी जी ने ग्रोथ इंजन बोला है, इस बात में कितनी गंभीरता है और कितनी हकीकत है, दोनों विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि आज हम यदि विश्व की 5 बड़ी आर्थिक शक्तियों में हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जब बेस बढ़ेगा, ग्रोथ इंजन क्या है? कोई भी देश या विश्व को क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट बनती है फैक्ट्रियों में, मिलों में। ग्रोथ इंजन का मतलब अभी तक चाइना इज़ दी ग्रोथ इंजन। सच्चाई है, पिछले 10-15 साल से, वो भी 90 में उसकी यात्रा शुरू हुई थी। आज़ाद भी हम एक ही टाइम हुए, परंतु कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा। परंतु कोरोना काल में चीन ने, सबको पता है कि कोरोना कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, और उसके जो नीतियाँ हैं एक्सपेंशनिस्ट है, आस पड़ोस के सभी देशों को दुखी किया है। पर भारत ने आज तक किसी को दुखी नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग, भगवान बुद्ध को विश्व को देने वाला भारत, आज सब हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? इसलिए अब आज मैन्युफैक्चरिंग का बेस, सबसे बड़ा बेस भारत होने वाला है। कल भारत ने कमाल किया कि कारों की टेस्टिंग विदेशों में होती थी और एक टेस्टिंग के अंदर कई करोड़ रुपए लगता था। कल हमने अपनी शुरू कर दी, गडकरी जी ने। तो ग्रोथ इंजन का मतलब क्या है कि आज विश्व में सेकंड सबसे ज़्यादा कार बनना और बिकना दोनों भारत में है। कार, ऑटो, मोटरसाइकिल सब मिला के 1.5 करोड़ के करीब दोपहिया चौपहिया बने और बिके हैं। कुछ सोच सकता है क्या? आज भारत के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम, भारत में केवल रॉ मेटेरियल था, हमारा स्टील बाहर जाता था, कच्चा लोहा। जापान बना के हमें कितने महंगे गुने रेट पे देता था। हमने क्या किया कि वैल्यू एडिशन यही करेंगे। आज चंद्रयान में जो स्टील लगा, वो फरीदाबाद की एक फैक्ट्री में बन के गया, स्टार वायर गुप्ता जी की। अच्छा, तो खुशी होती ना, रोचक जानकारी है। इसी ढंग से जो ईंधन है, फ्यूल है, वो भी फरीदाबाद वल्लभगढ़ में एक फैक्ट्री से बन के गया। लिंडे जैन चलाते हैं। तो कितना गर्व होता है हमें। आज हम किस क्वालिटी की चीज़ बना पा रहे हैं कि चंद्रयान में प्रयोग होने वाली चीज़
दक्षिण भारत के हमारे ज़्यादा इंजीनियर्स, उत्तर भारत भी कहीं से पीछे नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विनय गुप्ता ने उसमें पिछले चंद्रयान में 2-3 प्रोडक्ट दी थी। इसलिए उनका ग्रोथ इंजन वो होता है जो हर चीज़ में आगे बढ़ के बना सके, विश्व की गतिशीलता को बढ़ाए। आज हमारा इंस्पाइट ऑफ रूस यूक्रेन कितने झगड़े हैं, आज हम अपनी भी अन्न की पूर्ति कर रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं। आज प्याज थोड़ा महंगा होते हैं, जो मीडिया शोर करता है, करना भी चाहिए। थोड़ी पाबंदी लगा दी, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो किसानों का तरफ से वही लोग खड़े हुए बोलने। कल जब पीयूष ने कह दिया कि हम खरीदेंगे भी और बेचेंगे 2 लाख, तो किसान भी खुश है। विविधता से भरा हुआ देश है। चीनी बनाने में हम सबसे नंबर 1 हैं। चीनी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या हो गई तो किसान को कैसे मिलेगा गन्ने का रेट? तो गडकरी जी, मोदी जी ने क्या किया, 10% इथेनॉल बना के पेट्रोल में डाला, उसमें इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। पर्यावरण भी ठीक रहा, किसान को भी पैसा मिल गया, उपभोक्ता को भी, और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी, सबसे बड़ी बात विषय तो आज ये सब चीज़ें क्या है, आज हमारी 14 देशों में कन्वर्टिबल हमारा रुपया हो गया। रुपी से पेमेंट, जर्मन का मंत्री हैरान हो गया कि सब्जी खरीदी और उससे पेमेंट हो गया आपके। तो क्या बोलते थे चिदम्बरम साहब, भारत के सब्जी वाला कैसे लेगा पेमेंट इससे, डिजिटल से? वर्ल्ड में सबसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होने का रिकॉर्ड भारत के पास है। डॉक्टर साहब, हाँ, इस पे भी ये इंजन के ही सारे में पार्ट बता रहा हूँ आपको, ये सब उसके हिस्से हैं जो हमारी तरक्की को रिकग्नाइज कर रहे हैं। यदि हम आज कह रहे हैं कि 4 साल में तीसरी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होंगे, तो वी विल क्रॉस जापान एंड तो इसी प्रकार से बनेगा, और आपने बड़े विस्तार से बताया है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, G20 हम सुन रहे हैं बड़े दिनों से चर्चा, पूरा 1 साल हो जाएगा कि G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है। तो एक तो कम शब्दों में और आपसे सरल शब्दों में ये जानना चाहेंगे G20 क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, जिस तरीके से अब शिखर सम्मेलन होने वाला है 9-10 सितंबर को। जी ग्रुप के लिए सिंबल है G। 20 है 20 देश, जैसे G7 है, G8 है, ब्रिक्स, G5 ना कह के ब्रिक्स बोल दिया, उसमें भी लोग और जुड़ना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, एक इनिशियल ले ली। अब पिछले साल इंडोनेशिया से जब भारत ने वो नेतृत्व संभाला, तो इस देश का कोई राज्य, कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है जहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम, क्यों G20 ये तो होगा ना शिखर, आपने ठीक सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे, परंतु बाकी मंत्री अलग अलग विषय पर। G20 भी हुआ तो Y20 यूथ का हो गया, कल्चरल अलग हो गया, पैरामेडिकल का अलग हुआ, हर विषय पर, सोलर पे अलग हो गया, और मेरे ख्याल लगभग 100 कार्यक्रम पूरे देश में हुए। छोटे शहरों में, जिसे आप टियर 2 शहर बोलते हैं, 2 या इवन जो ऐतिहासिक स्थल की सबको भ्रमण कराया। कश्मीर के अंदर घूमने के बाद उन देशों को, जो लगभग 20 देश के साथ 20 देश और हैं स्पेशल इन्वाइटी, वो 40 देश के लोग जब पूरा कश्मीर घूम के आए, उन्होंने लगे हैं तो कोई पाबंदी नहीं, यहाँ तो भारत माता की जय बोल रही है। ठीक है, मैं आपसे छोटी छोटी बातों में सारी बातें करूंगा। ये तो आपने बता दिया G20 क्या है, इसका मकसद क्या है। G20 जो ग्रुप 20 या 20 और 20 40 देश बने, इनके गठन का मकसद क्या है, ये बताइए। इनके गठन का उद्देश्य एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना। सभी देश सारे लगभग ये विकसित वाले हैं, इनके अंदर भी टैरिफ बैरियर हैं, एक दूसरे के माल में ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाएं, तो जब से गेट वो लगा था GST वगैरह, पहले से वैट लगा, उससे ये सब क्या है कि बैरियर हटें, एक दूसरे का माल सुगमता से आ सके, जा सके, एक दूसरे के मददगार प्रोग्रेस हो सके, हम गरीबी हटाने में, अभाव को दूर करने में, दवाई की ज़रूरत जिसको है। मैं आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हूँ, तो मैंने जैसे कोरोना में दे दिया ना सबको, इसी तरह से किसी देश की ताकत दूसरी है, जापान की ताकत जापान की है, जर्मन की अपनी, तो एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे का विद्वेष ना रखें। इसीलिए यहाँ क्या रखा है, इसका नारा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है। इसको हम समझाने में सफल हो पाए, मुझे लगता है 80% तो हो पाए हैं। अब वही बात जो आप पहले सवाल पे मैंने आपको रोक दिया था, और मेरा आखिरी सवाल ये कि इससे अगर हम बात करें सरल शब्दों में, तो भारत को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। अगर आपने किसी भी नेतृत्व करना है तो पहले तो अपना स्वभाव बताना पड़ेगा, अपने मैं तुम्हारी क्या। हर आदमी फ़ायदा नुकसान तो देखेगा, मेरे से कोई दोस्ती क्यों करेगा,
उसे कोई ये लगेगा यार अच्छा आदमी है, साथ बैठूंगा कुछ सीखूंगा, शक्ति दिखानी, प्रतिभा दिखानी पड़ेगी। और शक्ति ये ना हो कि उसको डैमेज करने वाली तो नहीं है। मेरी शक्ति से रावण वाली शक्ति तो नहीं है कि मैं उसको ख़त्म कर दूं। जैसे चीन से क्यों डरते हैं लोग? चीन की शक्ति से डरते हैं कि चीन खा ना जाए, राक्षस ड्रैगन। हमें क्या कहते हैं? भारत तो सबके साथ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भारतीय जहाँ भी गए उस देश के प्रति वफादारी में कभी संदेह नहीं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे यूरोप में हो या अफ्रीका में हो। हमारे भारतीय ने कभी किसी देश के खिलाफत में कुछ नहीं किया। तो आज हमारे वो एम्बेसडर के तौर पे हैं जहाँ भी भारतीय है। तो उन सबको क्या लगता है भारत से व्यापार करना आसान, भारत में कोई चीज़ भेजेंगे तो पैसा आ जाएगा, भारत से कोई चीज़ मंगाएंगे तो वायदे के अनुसार डिलीवर हो जाएगी, चीनी महंगी हो जाए और हमसे वायदा हमने कर रखा तो हम देंगे। तो ये सारी हमारी एक छवि है, परसेप्शन है। तो भारत का परसेप्शन जो तेज़ी से सुधरा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। हम कभी 150 में नंबर पे गिनते थे लोग, आज हम पहले 30-40 देश। टैरिफ बैरियर कम करते चले जाएंगे, एक दूसरे के पूरक बन के, एक दूसरे की मदद करके सब आगे बढ़ें, सभी सुखी रहें। ये केवल हम ही हैं जो कहते नहीं है, करते हैं। इसीलिए कोई प्रधानमंत्री के पैर छूने की वो करता है तो उसके मन के उद्गार हैं। बिल्कुल। और वो मोदी के पैर नहीं छू रहा, वो भारत माँ के पैर छू रहा है। इसलिए लोगों को मैं सबसे कह रहा हूँ, वो सो कॉल्ड INDIA वालों से, कि वो खुश हों। ये अगर भारत का नाम ऊंचा होता है तो सबका होता है, तो वो भी सब शामिल हैं। सब भारत के वासी 140 करोड़ एकजुटता दिखा दें तो जो काम 2047 तक होना है वो शायद 2037 तक हो सकता है। और ये काम हो जाना चाहिए था 2001 तक। कोई बात नहीं, जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आता। अब ये जितने हैं G20, G8, G7, G4, हम सब राष्ट्रों में क्वाड, कितने संगठन बन गए। एक प्रधानमंत्री तो केवल आज, अब ग्रीस जाना 40 साल बाद नंबर आ रहा है ग्रीस का। देश छोटा है पर कितनी प्राचीन संस्कृति है। पर मोदी जी अपना टाइम एडजस्ट करा के एक जगह जा रहे हैं तो साथ में 2 जगह और जोड़ जाड़ लेते हैं। और 24 घंटे के 24 घंटे यूटिलाइज करते हैं, सोना जहाज़ में, खाना पीना जहाज़ में, बाकी सारा मीटिंग्स में। तो देश को आगे बढ़ाने में जैसे वो कमिटेड हैं, हम सब कमिटेड हो जाएं, अपना अपना योगदान दें। भारत विश्व गुरु भी बनेगा और विश्व का संपन्न राष्ट्र बनेगा, टेक्नोलॉजिकली, अध्यात्म में, सब चीज़ों। और आज मेरा चांद पे मिलन, मेरे जो विक्रम है वो जरूर मिलेगा, सही समय पे मुलाकात होगी। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भी शुभकामनाएं भी हैं, प्रार्थना भी है कि भारत जिस गति से बढ़ रहा है वो बढ़ता रहे। और जिस प्रकार से नंदकिशोर गर्ग जी ने पूरा विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं, उससे साफ है कि G20 इससे न केवल आर्थिक सहयोग होगा एक दूसरे का, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा और कई क्षेत्रों में सभी देशों को एक दूसरे को समझने का और जानने का मौका मिलेगा, जो एक दूसरे की तरक्की में सहायक हो सकता है। अतुल सिंघल, दिल्ली।